इस्माइल की आंखें खुली तो उसने खुद को जेल की बजाय नई जगह पर पाया। उस कमरे में वो अकेला था। कमरे में फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं थी सिवाय उस कुर्सी के जिस पर वो बंधा बैठा हुआ था। वो रात का खाना खाकर सोया था। शायद खाने में बेहोशी की दवा शामिल थी कि खाना खाते ही उसे बहुत जोर की नींद आई थी। उसे अपने दाएं बाजू में हल्की सी चुभन का एहसास हो रहा था, जैसे किसी ने उसके बाजू में ताजा ताजा इंजेक्शन लगाया हो। उसने पीछे सर घुमाया। उस समत भी उसे सपाट दीवार ही दिखाई दी। कमरे का इकलौता दरवाजा उसके सामने था। वो अभी तक वहां पहुंचने के मुअम्मे को हल करने की ज़हनी तगोदौ में मसरूफ था कि दरवाजा एक झटके से खुला। उसे फाजिल अली खान की मनहूस शक्ल दिखाई दी। दरवाजा खोलने वाला शेरा था जो फाजिल के पीछे मुअद्दब चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। फाजिल खान अंदर दाखिल होते ही मुस्तफसिर हुआ। हाँ भाई शाह साहब, हम कोई नई बात सुन रहे हैं। मगर वो खामोश रहा। फाजिल खान का लहजा इस्तेहज़ाई था। वो बोला, अरे इस गैरतमंद की तो बोलती ही बंद हो गई है। इस बार भी इस्माइल को खामोश पाकर वो संजीदा होते हुए बोला, सुन नोए काके, तेरा पोर्ट्रेट बनाने के लिए तुझे नहीं बुलाया है, समझे? शेरे, कागज पेंसिल लाओ, इससे दस्तखत लो, अंगूठा वगैरह लगवाओ ताकि इसे अपनी आरामगाह में छोड़ाएं। इस्माइल फौरन बोला, जब तक मेरी बहन किसी महफूज मकाम तक नहीं पहुंच जाती मैं साइन नहीं करूंगा। फाजिल खान बोला, बल्ले भाई बल्ले, शाह साहब तो शराइत पेश करने लगे हैं। शेरे जरा कुड़ी को मंगवाओ ताकि इसका दिमाग जगह पर आ जाए। शेरा जी सेठ साहब कहकर बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद वो दो हट्टे कट्टे मर्दों के साथ बरामद हुआ जिन्होंने रेहाना को दोनों बाजुओं से पकड़ा हुआ था। इस्माइल को देखते ही उसके मुंह से दिल खराश चीख निकली, भैया, और उसने अपने आप को दोनों मर्दों की गिरफ्त से छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। इस्माइल के मुंह से निकला, गुड़िया। उसने बेसाख्ता उठने के लिए जोर लगाया मगर नाकाम रहा। फाजिल खान, तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, छोड़ दे मेरी बहन को कमीने। फाजिल खान बोला, शाह साहब, बढ़ के मारने की जरूरत नहीं, साइन करके देने हैं या तमाशा शुरू करवाऊं? इस्माइल बोला, तुफ है तेरी मर्दानगी पर ज़नखे, औरतों के सहारे जंग लड़ते हो। फाजिल खान बोला, शेरे, इसका दाहिना हाथ खोल दो ताकि ये दस्तखत कर सके। इस्माइल की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। शेरे ने आगे बढ़कर उसका दाहिना हाथ खोला, फाइल उसकी गोद में रखी और जेब से रोशनाई का पैड निकालकर आगे बढ़ाया ताकि वो अंगूठा लगा सके। कागजात पर साइन लेकर शेर खान ने उसका हाथ दोबारा बांध दिया। फाजिल खान बोला, शेरे, एक चारपाई इस कमरे में लगवा दो ताकि हम शाह साहब को यकीन दिला सकें कि हम ज़नखे नहीं हैं। फाजिल खान की नीयत जानकर इस्माइल का दिमाग घूम गया। फाजिल खान, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। फाजिल खान बोला, हम क्या कुछ कर सकते हैं, तुझे अभी इसका अंदाजा नहीं हुआ। इस्माइल बोला, देख फाजिल खान, दुश्मनी तो तेरी और मेरी है ना, मैं तेरे सामने हूँ, मुझसे इंतकाम ले, इस मासूम को क्यों बीच में ला रहे हो? फाजिल खान बोला, इसी का नाम लेने पर तो तूने हमारे चेहरे पर थप्पड़ मारने की हिम्मत की थी, इतनी जल्दी भूल गया। इसी दौरान दो मुलाजिम चारपाई लिए अंदर दाखिल हुए। चारपाई एक कोने में रख कर वो बाहर निकल गए। फाजिल खान बोला, इसे चारपाई पर बांध कर तुम लोग भी चले जाओ, तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। उन दोनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो रेहाना को लेकर चारपाई की तरफ बढ़े। रेहाना चीखी, भैया मुझे इनसे बचाओ, और उन दोनों के हाथ से निकलने के लिए जोर लगाने लगी। मगर एक नाजुक सी लड़की इन देवजादों का मुकाबला कर सकती थी। उन्होंने बड़ी आसानी से उसे चारपाई से बांध दिया। फाजिल खान बोला, सैयद इस्माइल शाह साहब, अब देखो, तुमने इस लड़की के नाम लेने पर हमारी बेइज्जती की थी ना, आज हम हकीकत में इसे बेइज्जत करने वाले हैं। ये सारा सेटअप हमने इसी दिन के लिए तरतीब दिया था। फाजिल खान शैतानी अंदाज में चारपाई से बंधी रेहाना पर जा पड़ा। रेहाना की चीखें और इस्माइल के गरजने से कमरे की फजा गूंज उठी, मगर इस चीखों पुकार का फाजिल पर कोई असर न हुआ। इस्माइल ने अपनी आंखें बंद कर ली थी मगर समातें तो खुली थीं, और फिर इन्हीं समातों से वो मुसलसल अपनी बहन के लुटने का मंजर देखता रहा। अपने आप को कुर्सी से आजाद करवाने के लिए उसने लगातार झटके लगाए, मगर मजबूती से बंधा होने की वजह से उसकी ये कोशिशें रायगां गईं, और फिर न जाने कितने तवील वक्त के बाद उसे अपने बाजू में सुई की चुभन का एहसास हुआ और उसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। इससे पहले उसकी बहन बेहोश हो गई थी, मगर उसकी बेहोशी की वजह कोई नशा आवर दवा नहीं थी। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे, पाकिस्तानी ISI के कारनामे, मुल्क की खातिर कुर्बानियां,
स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल। रोड पर एक नौजवान दोशीजा कार के नीचे आकर हलाक हो गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इसमें कसूर सरासर लड़की का था। ड्राइवर की इसमें कोई गलती नहीं थी। रोड के किनारे चलते चलते लड़की ने अचानक कार के सामने छलांग लगा दी। कार ड्राइवर कोशिश के बावजूद उसे न बचा सका। लड़की के पास कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उसकी शनाख्त की जा सके। पुलिस माहिरीन के मुताबिक ये खुदकुशी केस है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इन माहिरीन की राय की तायीद करती है, जिसके मुताबिक मरने से चंद घंटे पहले लड़की की इज्तिमाई इस्मत दरी की गई थी। लड़की की लाश अस्पताल के सर्द खाने में पड़ी है, मगर हनूज उसका कोई वारिस लाश की वसूली के लिए नहीं आया। शकील इतनी दफा ये खबर पढ़ चुका था कि उसे ये खबर अजबर हो गई थी। रेहाना की तस्वीर पहचानने में उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। वो तो वैसे भी उसके ख्वाबों और ख्यालों का मरकज थी। वो कैसे उसे न पहचानता। इस्माइल की गिरफ्तारी के बाद वो बाकायदगी से अखबार खरीदता था, हालांकि जानता था कि इस्माइल इतना अहम नहीं कि उसकी खबरें मुतवातर अखबार में जगह पा सकें, मगर उसके लिए इस्माइल के मुताल्लिक जानने का कोई और जरिया भी नहीं था। खुद तो वो शर्म की वजह से इस्माइल के पास जा भी नहीं सकता था। वो उसे कहकर आया था कि वो उसके लिए वकील का बंदोबस्त करने जा रहा है और रेहाना को भी ढूंढेगा, मगर इस काम में उसकी माँ आड़े आ गई थी। अब इतने दिन बाद उसे इस्माइल के मुताल्लिक खबर मिली भी तो ऐसी के उसके जख्मों को ताज़ा कर गई थी। इस्माइल ने उसे रेहाना की तलाश की इल्तिजा की थी। अब वो रेहाना की मौत की खबर कैसे उस तक पहुंचाता। थोड़ी देर वो मुख्तलिफ सोचों में गुम रहा। उसकी सोचों का मरकज रेहाना थी। क्या वो रेहाना को यूं ही लावारिस दफन होने देता? जिंदगी में तो वो उसके किसी काम नहीं आ सका था। कम से कम मरने के बाद तो वो उसको यूं खैराती तौर पर दफन होने से बचा सकता था। गो मरने के बाद मरने वाला किसी किस्म के शिकवे शिकायत के काबिल नहीं रहता। ये गिले शिकवे तो जिंदगी की हद तक होते हैं। बकौल शायर बेरूह बदन कोई भी ख्वाहिश नहीं रखता, अब दफन करो या मुझे दरिया में बहा दो। लेकिन इसके बावजूद वो खुद को अस्पताल की जानिब जाने से न रोक सका। उसने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि अगर किसी ने रेहाना के कफन दफन में रुकावट डालने की कोशिश की तो वो मिन्नत समाजत से उन्हें कायल करने की कोशिश करेगा। मंजूर हुसैन और लालदीन थानेदार के ऑफिस में दाखिल हुए। उसे सलूट करने के बाद मंजूर ने कहा, सर जी, मुजरिम ने अपने तमाम जराइम का इकरार कर लिया है। थानेदार हैरानी से मुस्तफसिर हुआ, तमाम जराइम का? और कौन कौन से जराइम का इकरार उससे करवा लिया है? मंजूर हुसैन बोला, मेरा मतलब है सर, उसने अपनी माँ के कत्ल का एतराफ कर लिया है। थानेदार बोला, तो यूं कहो ना, तुम तो जराइम कह रहे थे और ये फकत एक जुर्म है। लालदीन फलसफियाना लहजे में बोला, ये एक जुर्म भी कई जराइम के बराबर होता है सर जी। थानेदार बोला, अच्छा ठीक है, अब तक 4 दिन बकाया हैं। अदालत ने 1 हफ्ते का जिस्मानी रिमांड दिया था। तुम दोनों उसे अदालत में पेश होने के बाद अपनी बात से मुकरने के नताइज से आगाह करते रहो। जी जनाब कहकर उन्होंने दोबारा सलूट किया और दफ्तर से बाहर निकल गए। उनके निकलते ही थानेदार मोबाइल निकालकर सेठ फाजिल का नंबर डायल करने लगा। फाजिल ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, यस, हम बोल रहे हैं। थानेदार ने कहा, सेठ साहब, आपका खादिम हुक्मदाद अर्ज कर रहा हूँ। फाजिल बोला, हाँ हुक्मदाद, कैसे हो? थानेदार बोला, बस सेठ साहब, आपकी करम फरमाइयों और मेहरबानियों के साए में दिन गुजार रहे हैं। फाजिल अली ने कहकहा लगाया तो गोया थानेदार साहब आपको फिर कोई काम दरपेश हो गया है। थानेदार बोला, तौबा तौबा सेठ साहब, पहले ही आपके इतने एहसानमंद हैं कि। थानेदार एक लहजे के लिए रुका, मगर कोई मुनासिब लफ्ज उसे न सूझा तो बात बदलते हुए बोला, अभी तो फकत आपके मुजरिम इस्माइल के मुताल्लिक बताना था कि उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। फाजिल खान बोला, वो खबर तो हमें पहले से मालूम थी, हम यूं ही तो आपकी सलाहियतों के मोतरिफ नहीं हैं। थानेदार बोला, ओके सेठ साहब, फिर इजाजत चाहूंगा। फाजिल बोला, ठीक है थानेदार, कल शेरा तेरा इनाम तुझे पहुंचा देगा। इसके अलावा अगर कोई चीज चाहिए तो उसे बता देना। थानेदार के मुंह से निकला, थैंक यू सेठ साहब, और फाजिल अली खान ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। थानेदार का मकसद पूरा हो गया था। शेर ने इनाम की मद में रकम ही लानी थी। यूं भी इस केस में वो 1.5-2 लाख की रकम घसीट चुका था। हालांकि इस तरह के आसान केस कभी कभार ही मिल पाते थे। इस्माइल ने बड़ी मुश्किल से करवट बदली, मगर मुंह से निकलने वाली बेसाख्ता कराह को न रोक सका। पुलिस के तशद्दुद के सामने वो 2 दिन भी न ठहर सका था और उसे माँ के कत्ल जैसे कबीह जुर्म का इकरार करना पड़ा था। उसका ख्याल था कि इस जुर्म में उसे ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा ही दी जा सकती थी, जबकि पुलिस ने इन 2-3 दिनों में उसके साथ जो सलूक किया था उसके मुकाबले में मौत एक नेमत थी। हालांकि ज़ाहिरी तौर पर उसका बदन बिल्कुल सलामत था। हवालात के इस कमरे में वो अकेला था और शायद उसे जानबूझकर तन्हा रखा गया था कि ये भी ज़हनी अजियत का एक तरीका था।
اس کے ساتھ تھانے دار نے اس کی ملاقات پر بھی پابندی عائد کر رکھی تھی۔ یہ علیحدہ بات کہ اس سے ملاقات کا کوئی خواہش مند زندہ نہیں رہا تھا۔ جسمانی اور روحانی تکالیف نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفقود کر دیا تھا۔ اس کے ماں باپ اور بہن ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ بہن کے متعلق شائع ہونے والی خبر تھانے دار اسے سنا چکا تھا۔ گھر کی ملکیت کے کاغذات وہ سائن کر کے فاضل خان کے حوالے کر چکا تھا۔ اس تہی دامنی میں ایک شکیل اس کا سہارا تھا۔ وہ بھی نامعلوم کئی دنوں سے غائب تھا اور اسماعیل کے گمان کے مطابق اسے بھی شاید فاضل خان کی طرف سے دھمکی ملی تھی، اس لیے وہ اس کے پاس نہیں آ سکا تھا۔ اب پھانسی کے پھندے اور اس کی گردن کے مابین فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا، مگر اس کا ذہن ہر قسم کے تفکرات سے آزاد تھا۔ شاید اس کی سوچیں ختم ہو گئی تھیں اور جسمانی موت سے پہلے وہ ذہنی موت کا شکار ہو گیا تھا۔ اب نہ تو موت کے بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز اسے کوئی تحریک دے رہی تھی اور نہ ہی ماں بہن پر ہونے والے مظالم کے بارے میں سوچ کر اس میں کوئی جذبہ پیدا ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں انتقام دنیا کا طاقتور ترین جذبہ ہے کہ چونٹی کو بھی ہاتھی کے مقابل لا کھڑا کرتا ہے، پر وہ جذبہ بھی پولیس کے غیر انسانی تشدد کے باعث کہیں دفن ہو چکا تھا۔ اسے اپنا انجام علامہ صاحب کے اس شعر کے مصداق لگ رہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ سفید کاٹن کا شلوار سوٹ، آنکھوں پر سنہری فریم کی نفیس اینک اور چہرے پر مختصر سی داڑھی، پہلی نظر میں ہی وہ تھانے دار کو بہت اہم آدمی لگا۔ اسے مسافہ کر کے تھانے دار نے اسے بیٹھنے کی دعوت دی۔ جی جناب، آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آدمی بولا، میں حوالات میں بند ایک ملزم سے ملنا چاہوں گا، اگر آپ کی اجازت ہو۔ تھانے دار نے پوچھا، کون سا ملزم؟ ہمارے مہمان تو درجنوں کی تعداد میں ہیں۔ آدمی بولا، غالباً اسماعیل شاہ نام ہے اس کا۔ تھانے دار نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہا، او اسماعیل شاہ، سوری سر، وہ ایک ہفتے کے جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ آدمی نے کہا، مجھے علم نہیں کہ آیا جسمانی ریمانڈ میں ملزم سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں تھانے دار صاحب کہ پاکستان میں کوئی کام ناممکن نہیں، چاہے وہ قانونی ہو یا غیر قانونی، صرف بابا قائد اعظم کی چٹ ہونی چاہیے۔ تھانے دار زومانی لہجے میں بولا، تو کیا آپ کے پاس بھی یہ سہولت موجود ہے؟ وہ آدمی بولا، آف کورس۔ ملاقات کی قیمت بتاؤ؟ تھانے دار نے کہا، 10,000۔ اس آدمی نے بڑی مالیت کے 2 نوٹ جیب سے نکال کر تھانے دار کی طرف یوں بڑھائے، یہ لو، جیسے اسے پیسوں کی بالکل پرواہ نہ ہو۔ تھانے دار پیسے جھپٹ کر بولا، آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے۔ اس آدمی نے کہا، بہت ہے، اگر اس تک رہنمائی کے لیے کوئی۔ تھانے دار قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، کیوں نہیں۔ اوے شیدے نے اندر آ کر سلوٹ کیا، جی سر، یہ بھائی صاحب کو اسماعیل شاہ کے پاس چھوڑاؤ۔ شیدے نے دوبارہ سلوٹ کیا، ٹھیک ہے سر، اور اسے لے کر دفتر سے باہر نکل گیا۔ تھانے دار رقم ملنے کی خوشی میں اس سے متعارف بھی نہیں ہو سکا تھا۔ اس میں سارا کمال دولت کا تھا جو ہر قسم کی اجنبیت کو ختم کر دیتی ہے۔ اب وہ تھانے دار کی بلا سے کوئی بھی ہوتا، تھانے دار کو اپنی جیب بھاری کرنے سے غرض تھی، اور اسماعیل تو اس کے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہوا تھا۔ اس سے پہلے فاضل علی خان بھی اسے اسماعیل کے سلسلے میں کافی رقم دے چکا تھا، اور اب یہ اجنبی بھی لگتا تھا کہ اس ضمن میں اسے بہت کچھ دینے والا ہے۔ اس نے خود کلامی کی، بختاور ہے یہ اسماعیل تو، اگر اس قسم کے چند قیدی اور مل جائیں تو شاید میری تیسری کوٹھی کی تعمیر جلد مکمل ہو جائے۔ حوالات کے قریب پہنچ کر اس آدمی نے کہا، رشید صاحب، میرا خیال ہے اس پہ تو آپ لوگوں نے اچھا خاصا تشدد کیا ہے۔ اب مشکل ہے کہ یہ حوالات کے دروازے کے قریب آ کر بات چیت کر سکے۔ لامحالہ مجھے ہی اس کے نزدیک جانا پڑے گا۔ میرا خیال ہے آپ کو اس بات سے اعتراض تو نہیں ہوگا کہ میں حوالات کے اندر اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ صرف 1 گھنٹے کی تو بات ہے۔ شیدے کو اس کی بات پر لازماً اعتراض ہوتا اگر اجنبی کی انگلیوں کے درمیان 1000 روپے کا کڑکتا ہوا نوٹ موجود نہ ہوتا۔ شیدے نے نوٹ جھپٹتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب کو آگاہ کرنا پڑے گا۔ اس آدمی نے کہا، اسے میں بتا چکا ہوں۔ شیدے نے مسکرا کر کہا، تو پھر میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ اسے پتا تھا کہ اجنبی جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر تھانے دار سے اس کی اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی ہوتی تو وہ یوں سپاہی کو 1000 روپے نہ دیتا، مگر شیدے کو ایک بہانہ چاہیے تھا۔ وہ پتہ چل جانے پر آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ اس آدمی نے تھانے دار کا حوالہ دیا تھا۔ یوں بھی وہ جانتا تھا کہ ملزم غریب اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، تو فرار اس نے کیا ہونا تھا۔ شیدے نے دائیں بائیں دیکھ کر حوالات کا تالا کھولا اور اجنبی کے اندر داخل ہونے کے بعد وہاں سے کھسک گیا، کیونکہ اجنبی لازمی طور پر اس کی موجودگی کو پسند نہ کرتا۔ اجنبی اسماعیل کے قریب بیٹھ کر آہستگی سے بولا، السلام علیکم۔ اسماعیل سپاہی سے اس کی گفتگو سن چکا تھا، اور جس وقت وہ سپاہی سے مصروف گفتگو تھا اسے کنکھیوں سے دیکھ بھی لیا تھا، مگر بہت زیادہ دماغ پر زور دینے کے باوجود وہ اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ ایک سوچ اس کے دماغ میں گونجی، شاید یہ اسٹیل مل کے مالکان میں سے
से हो। उसी वक्त अजनबी ने करीब आकर उसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम कहते हुए उसने कराह कर आंखें खोल दी। न जाने पुलिस ने किन हरबों से उसे ज़दोकोब किया था कि वो बातचीत में भी दुश्वारी महसूस कर रहा था। अजनबी ने उसका दायां हाथ नरमी से अपने हाथों में थाम लिया, गोया वो उसकी जिस्मानी तकलीफ से वाकिफ था, और फिर उसने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया। इस्माइल साहब, मैं एक समाजी कारकुन हूँ। मेरा नाम मिर्जा सलीमुल हसन है। आपके मुताल्लिक अखबार में पढ़ा और बहुत दुख हुआ। मेरा दिमाग इस बात से मुत्तफिक नहीं हो सका कि कोई बेटा अपनी माँ का कत्ल इस बेदर्दी से कर सकता है। लाजिमन इसके पसे पुश्त कोई राज पिन्हा है, कोई ऐसा राज जिसे एक दुनियादार सहाफी की ज़ाहिरी आंखें नहीं देख सकी, और इसी राज की जुस्तजू मुझे आप तक ले आई है। क्या आप मुझे असल कहानी से आगाह करना पसंद करेंगे? इस्माइल ने अपने कैद होने के बाद पहली मर्तबा तसल्ली के अल्फाज सुने थे। वो बोला, क्या करोगे असल कहानी जानकर? सलीमुल हसन पहला शख्स था जिसके लहजे में उसे हमदर्दी की झलक नजर आई थी। उसकी आवाज में दर्द झलकने लगा था। सलीमुल हसन बोला, शायद आपकी रिहाई का बंदोबस्त कर लूं। उसके लहजे में ऐसा एतमाद था जिसे महसूस करके इस्माइल का दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। फिर भी इस्माइल बोला, अब कुछ नहीं हो सकता मिर्जा साहब, आप मेरी हालत देख रहे हैं ना। मुझसे नाकर्दा जुर्म का इकरार करवाने के लिए मेरी ये हालत बनाई गई है। सलीमुल हसन बोला, उसकी फिक्र मत करो। रिमांड के दौरान तुम्हारे दिए गए बयान की कोई अहमियत नहीं। तुम अदालत के सामने आसानी से इस बयान से मुनहरिफ हो सकते हो। इस्माइल ने कहा, ताकि बाद में थानेदार मुझे जिंदा दरगोर कर दे। सलीमुल हसन बोला, जवान, तुम थानेदार की फिक्र छोड़ दो, उससे मैं निपट लूंगा। बस अब जल्दी से शुरू हो जाओ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। इस्माइल ने फाजिल खान के मुतालबे से लेकर अपनी बहन की बेहुरमती और कत्ल तक की सारी तफसीलात मुख्तसरन सलीमुल हसन के गोशगुजार कर दी। अपनी बहन की इस्मतदरी का जिक्र करते वक्त उसके लहजे में अजीब बेबसी, जिल्लत, गैज़ो गज़ब और अफसोस दराया था, जिसे महसूस के बिना सलीमुल हसन न रह सका। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो दुख भरे लहजे में बोला, मुझे निहायत अफसोस है, मगर तुम्हारे दुख का मदावा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे भरे पूरे घर को फाजिल खान ने जिस दरिंदगी और बर्बरियत का निशाना बनाया, उसकी मिसाल देनी मुश्किल है। अभी तक सलीमुल हसन इतना ही कह पाया था कि शीदे ने हवालात के दरवाजे पर आकर खनकारते हुए अपनी मौजूदगी का ऐलान किया। वो लाजमी तौर पर घंटा मुकम्मल होने के बाद आया था, या शायद उसे थानेदार ने भेजा था कि 1 घंटे का टाइम सलीमुल हसन ने थानेदार से ही लिया था। उसे देखकर सलीमुल हसन ने बगैर किसी सवाल जवाब के जेब में हाथ डालकर 500 का नोट निकाला और रोल करके उसकी तरफ फेंकते हुए बोला, शीदे साहब, चाय वाय पी लो, बस 10-15 मिनट में आता हूँ। शीदे ने 500 का नोट छपटते हुए कहा, सर जी जरा जल्दी करनी है। थानेदार साहब पूछ रहा था कि मुलाकाती चला गया कि नहीं। मैं तो उसे आपकी रुखसती की रिपोर्ट दे आया हूँ, ये न हो वो खुद इधर चेक करने आ जाए। सलीमुल हसन सर हिलाते हुए दोबारा इस्माइल की तरफ मुतवज्जे हो गया। तो इस्माइल साहब, मैं कह रहा था कि आपके खिलाफ आपकी अपनी वालिदा मोहतरमा के कत्ल का केस बहुत मजबूत है। आप बिलाशुबा बेगुनाह हैं, मगर अदालत सबूत और शवाहिद देखती है। मैं अगर कानूनी तरीके से आपकी रिहाई का केस लड़ूं तो शायद आपकी रिहाई इतनी आसानी से न हो सके। उसके साथ ये खतरा भी मौजूद है कि हमारे केस जीतने की सूरत में फाजिल अली खान आपको हवालात के अंदर नुकसान भी पहुंचा सकता है, जबकि इसके बरक्स यानी गैर कानूनी तरीके से काम लेते हुए आपको हवालात से फरार करवाया जा सकता है। इस तरह बेशक आप कानून की नजर में मुजरिम होंगे, मगर फाजिल से अपने वालिदैन के कत्ल का बदला लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। यूं भी पुलिस के पास इतना फालतू टाइम नहीं कि वो मुजरिमों के पीछे भागती फिरे। इस्माइल ने कहा, मगर हवालात से फरार होना? सलीमुल हसन ने कता कलामी की, वो मुझ पर छोड़ दो। इस्माइल ने कहा, मुझे इस तरह फरार करवाने में आपको क्या फायदा होगा? सलीमुल हसन बोला, देखो जवान, मेरे फायदे और नुकसान में सर न खपाओ, तुम सिर्फ अपना फायदा देखो। यूं भी तुम मौत की दहलीज पर खड़े हो, और जहां तक मेरा ख्याल है फाजिल अली खान और इंस्पेक्टर हुक्मदाद से इंतकाम लेने के बाद तुम्हें हर किस्म की शराइत मंजूर होंगी। इस्माइल बोला, सही कहा, मगर फिर भी मैं आपकी इनायात की कीमत जानना चाहूंगा। सलीमुल हसन ने कहा, मेरे पास तफसील बताने का टाइम नहीं है, अलबत्ता ये मेरा वादा रहा कि तुम्हें किसी भी बात से इख्तिलाफ हुआ तो बेझिझक इनकार कर सकते हो। इस्माइल ने कहा, अंधा क्या चाहेगा सलीम साहब, 2 आंखें। सलीम बोला, इसका मतलब है कि तुम यहाँ से फरार होने पर राजी हो। इस्माइल ने कहा, राजी नहीं, ये मेरा ऐसा ख्वाब है जिसकी ताबीर के लिए मैं जान की बाजी लगा सकता हूँ। सलीम बोला, गुड बॉय,
اب میں چلتا ہوں، تم ذہنی طور پر تیار رہنا، کل انشاءاللہ حوالات میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اسماعیل سے الوداع مصافحہ کیا اور حوالات سے باہر آ گیا۔ شیدا جو تھانے دار کے آفس کے باہر بے چینی سے اس کے باہر نکلنے کا منتظر تھا، اسے باہر آتا دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ سر جی، ہو گئی بات چیت؟ سلیم نے کہا، ہاں یار، بڑی مہربانی، اب کل ملاقات ہوگی۔ شیدا جلدی سے بولا، ضرور ضرور سر، کیوں نہیں، کیونکہ ایسی ہی موٹی آسامیوں سے ان کا دانا پانی چلتا تھا۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔